रहता है ना कि मतलब जैसे कोई आ जाता है तो फिर थोड़ा सा कम्युनिकेशन आता है उधर, तो फिर आपसे समझ नहीं आता, तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग में देख के हो जाता है कवर, रिपीट फिर उससे रिमाइंड हो जाता है। लेकिन 1 महीने तक है ये। 1 महीने के बाद सारा अलग। ये 24 घंटे, 24 घंटे होगी 22 से सुंदर, बाकी तो अब खत्म हो जाएगी सुंदर। भारतीय शास्त्रीय संगीत का परिचय। भारतीय शास्त्रीय संगीत राग और ताल पर आधारित है। यदि किसी का हो संगीत तो वो चर्चाएं करते जाना, राग क्या है, ताल क्या है। यह संगीत मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें गुरु और शिष्य परंपरा होती है लागू, याद रखना। धोखे से भारतीय संगीत में कौन सी परंपरा लागू होती है, तो ये ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है कि इसमें शिष्य परंपरा इसका आधार है, गुरु शिष्य परंपरा आपकी। यह संगीत न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि ध्यान, योग और आध्यात्मिक अनुभव, संगीत से आत्मा, भक्ति दोनों प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केवल मनोरंजन का यदि साधन रख के तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, केवल दिखावा होगा और दूसरों की नींद डिस्टर्ब होगी। दोनों चीजों में अंतर समझते चल रहा है। हिंदुस्तानी संगीत, 2 संगीत है अपने देश में शास्त्रीय, एक है हिंदुस्तान, एक है कर्नाटक। दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य कोई भी यदि आपसे पूछा जाए तो आंख बंद करके कर्नाटक संगीत में होते हैं, ये बोल के आना। उत्तर भारत के आपके हिंदुस्तानी संगीत में, उत्तर भारत में पिछले, जिसमें रागों की प्रस्तुति में स्वरों की स्वतंत्रता और आलाप पर जोर होता है। फारसी, सूफी और अन्य क्षेत्रीय प्रभाव से संबंध, इसको थोड़ा विशेष गौर करना। जो उत्तर भारत की शैली है हिंदुस्तानी संगीत, एक फारसी सूफी प्रभाव है इस पर, मतलब ये मिश्रित संस्कृति का उदाहरण है संगीत में। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि मिश्रित संस्कृति का उदाहरण, और फिर आपको ये हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, उत्तर संगीत, दक्षिण, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे। बाकी दक्षिण में, कर्नाटक संगीत में ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण भारत में पिछले, जिसमें रचनाओं, कृति और ताल की जटिलता पर अधिक ध्यान, या भक्ति परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका जो संबंध है वो भक्ति परंपरा से है। और उत्तर भारत का है तो अधिकतर है अपना मनोरंजन परंपरा से। दोनों चीजों में अंतर है, ध्यान रखना। दोनों में राग और ताल का आधार समान है, लेकिन प्रस्तुत शैली और रचनाएं भिन्न होती हैं। मुख्य तत्व राग या संगीत की आत्मा है, इसका मुख्य तत्व राग है। राग एक विशिष्ट स्वर संरचना है जिसमें निश्चित स्वर, सब, सारे, गामा, पाधा, नी और उनके आरोह अवरोह का, ये हम लोगों को कोई ज्यादा नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये इंटरव्यू में बातें हो जाती है, राग भैरवी कब होता है, मालकोंस कब होता है। जिसने बता दिया कि मैं सामान्य पूजन पाठ के साथ संगीत भी जानता हूँ, संगीत की भी शिक्षा देता हूँ, तो फिर उनसे ये चीजें होती हैं। ताल लय आधार 3 मात्राएं किसमें, झप ताल 10 मात्राएं और एक ताल में 12 मात्राएं होती है। एक आलाप, राग का बिना ताल के स्वरों के माध्यम से विस्तार होता है इसका। बंदिश कृति, ये हिंदुस्तानी में बंदिश और कर्नाटक में कृति राग की गायन या वादन की रचना होती है। ये दोनों अलग अलग हैं। बंदिश है हिंदुस्तानी में, कृति है आपकी कर्नाटक संगीत में। स्वर और लय, स्वरों की शुद्धता और ताल की नियमितता इस संगीत की नींव है। इसको हम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई समझना, केवल याद आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा। शास्त्रीय संगीत, यदि कोई नृत्य में संगीत पूछा जाए वो 2 ही है, फिर एक तो है आपका हिंदुस्तानी, एक है आपका कर्नाटक। तो किसी में भी आप बोल सकते हैं। उत्तर का लगे आपको तो आप सीधा हिंदुस्तानी लगा देना, दक्षिण का शास्त्रीय नृत्य लगे तो सीधा आप कर्नाटक संगीत लगा देना। 2 चीजें हैं, ठीक है। संगीत घराने से प्रश्न बन सकता है। यह विशिष्ट संगीत शैली या परंपरा है जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से विकसित होती है। ग्वालियर घराना, जैसे ये पूछा जा सकता है कि आपका तानसेन उत्सव, तो वो किस घराने से है, तो तानसेन उत्सव आपका ग्वालियर घराने से संबंध है। ऐसे ऑब्जेक्टिव निकल जाते हैं, इनको हमको थोड़ा याद रखना है। सबसे पुराना और प्रभावशाली घराना है, ये इसकी विशेषता याद रखना। यदि सबसे पुराना घराना पूछा जाए तो तानसेन ही है हमारे सबसे बुजुर्ग।
तो ग्वालियर दिमाग में रखेंगे आप लोग। प्रमुख कलाकार पंडित डीवी पुलस्कर, पंडित बालकृष्ण बुबा, इचलकरंजीकर, ये अभी आपके प्रमुख कलाकार हैं। शैली मध्य लय में बंदिशें, स्वरों की शुद्धता, ये हमको कोई जरूरी नहीं है। आगरा घराना है, ध्रुपद और ख्याल गायन का मिश्रण है इसमें। आगरा के घराने में जोरदार और भावपूर्ण प्रस्तुति होती है इसमें। उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद विलायत खान, हुसैन खान। एक आगे मैं बताऊंगा कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, जो अभी खत्म हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका प्रश्न पूछा जा सकता है संगीत से। शैली है एक नमो, तोम, आलाप और जटिल, ये नहीं है कोई। एक किराना घराना, ये कहाँ का घराना है? किराना घराना कहाँ का है बताइए। कोई नहीं है क्या संगीत वाला? किराना घराना गुरुजी, किराना घराना हम तो पहली बार सुन रहे हैं। किराना घराना कहाँ का होगा ये तो? और बाकी घराने तो सुने, किराना घराना तो सुने भी नहीं हम। ये तो सब मार्केटिंग वाला घराना है तो। वैसे ईमान जी कोई सर्च बताइए। करिए। ये उत्तर प्रदेश का है किराना घराना, ठीक है। एक जिला है उत्तर प्रदेश में शामली, और इसमें हमारे अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित गंगूबाई हंगल, ये लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का है ये, शामली जिले का। शैली धीमी और भावनात्मक प्रस्तुति। जयपुर अतरौली घराना, ये तो सुना होगा जयपुर। जयपुर जी सर। हाँ, ये जटिल रागों और लयकारी पर ध्यान है इसका। प्रमुख कलाकार उस्ताद अल्लादिया खान, मल्लिकार्जुन, मंसूर, किशोरी, आणोमकर। पटियाला घराना की रटना किसी को नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि शायद ऐसा हो जाए कि किराना घराना किस राज्य में है, संगीत का किराना घराना किस राज्य से संबंधित है। इतना ये दिमाग में रहे हमारा कि अच्छा यहाँ सा है। अब ये पटियाला है तो पटियाला कहाँ है? पंजाब। पंजाब में। और जयपुर आपका राजस्थान। ग्वालियर मध्य प्रदेश। किराना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ठुमरी और ख्याल के रोमांटिक और भावनात्मक शैली इसकी विशेषता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बरकत अली खान। जितने भी उत्तर भारत की शैली आपकी संगीत है, नृत्य है, उसमें आपका सूफी प्रभाव दिखेगा। किसी को मिश्र संस्कृति है। मेवाती घराना, ये आपका वही का हो गया राजस्थान का। इसमें तो कोई, ये भक्ति और सूफी भावनाओं का मिश्रण है। देखिए यहाँ पर भक्ति के साथ साथ सूफी परंपरा का भी प्रभाव है, लेकिन जो दक्षिण भारत में है कर्नाटक संगीत में, उसमें केवल भक्ति परंपरा का प्रभाव, उसमें ये सूफी प्रभाव नहीं है। क्योंकि जितने हमलावर हमारे बाहर के विदेशी आक्रांता आए हैं, आक्रमणकारी भारत में, सारे उत्तर भारत तक सीमित रहे। क्योंकि यहाँ पर एक तो पहले तो खूबसूरती ये थी कि आपका खेती कृषि उपज अच्छी थी, वो जहाँ कृषि उपज अच्छी होगी तो वहां पर आपको ज्यादा कर मिलेगा, तो शासन अच्छा चलेगा। दूसरी बात, आसपास आने वाले में आक्रमण केवल देखना पड़ता था आपको पश्चिम की तरफ से। इधर से हिमालय था, पूर्वी तरफ सारा जंगल था, वहां कुछ था ही नहीं, तो इसलिए यहीं पर रुक जाते थे और दक्षिण भारत में जाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये लड़ाई का अनुभव नहीं होता था, ये कि कहाँ खाई है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ जंगल, कैसा क्या। प्रमुख कलाकार पंडित जसराज संजीव अभ्यंकर। इसकी शैली आपकी मेवाती घराने की मधुर और आध्यात्मिक है, ये बिल्कुल नहीं आपको जरूरी है। कर्नाटक संगीत में घराने, कर्नाटक संगीत में घराने कम प्रचलित है नहीं है प्रचलित, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं। फिर भी गुरु शिष्य परंपराएं में जैसे त्यागराज परंपरा,
ये एक घराना है। ये मुत्तु स्वामी दीक्षितर परंपरा, ये भी है एक श्यामा शास्त्री परंपरा। जैसे उत्तर अपने में देखे हैं आप लोगों ने, तो इसका आपका दक्षिण का है, वहां घराने हैं, यहाँ परंपरा बोला जाता है उसी को। लेकिन मुख्यतः इनसे प्रश्न नहीं आएगा। अब आप वाद्य यंत्र देख लीजिए, वाद्य यंत्र से बनने की संभावना है। संगीत में वाद्य यंत्रों का उपयोग गायन के साथ संगत या एकल प्रदर्शन कला में, ये यंत्र राग और ताल को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये यंत्र तंतु वाद्य, इनको याद रखना। एक यंत्र तंतु वाद्य है, इसी के हिस्से हैं सितार। सितार के बजाने वाले आपके उस्ताद विलायत खान, उस्ताद रविशंकर। इन दो चीजों को आप याद रख सकते हैं तो रख लेना है। एक इसी से आपका यंत्र तंतु वाद्य यंत्र से आपका संबंध रखेंगे तो वो आपका अजमत अली खान, उस्ताद अली अकबर खान, इनके द्वारा ये प्रसिद्ध सितार। बीड़ा, ये दक्षिण भारत में चलता है, कर्नाटक संगीत में। बीड़ा कर्नाटक संगीत का एक प्राचीन यंत्र है जिसे सरस्वती बीड़ा भी कहते हैं। प्रमुख कलाकार गायत्री और बालचंद्र। तो ये आपके चार जो सितार, सरोद, बीड़ा, ये और संतूर, ये चार चीजें हैं, ये आपके तंतु वाद्य यंत्र के हिस्से हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा लोकप्रिय है यह कश्मीरी यंत्र में, जिसमें लकड़ी के हथौड़े से तार बजाए जाते हैं। वायलिन भी इसी का हिस्सा है। वायलिन तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये हमारा तंतु वाद्य यंत्र का ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों में उपयोग होता है, इसको याद रखना थोड़ा। वायलिन को, हाँ जी। वायलिन देकर पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी शैली में उपयोग होता है कि कर्नाटक में होता है कि दोनों में होता है। तो कलाकार आपके पूछे जाएंगे नहीं। अब ये सुशिर वाद्य, सुशिर वाद्य में आपका एक बांसुरी आएगा। हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा विश्व विख्यात की गई है ये आपकी बांसुरी, इनका नाम आप याद रखेंगे। ये साधारण लेकिन गहरा यंत्र है। दूसरा आपका शहनाई है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे प्रसिद्ध किया, यह शुभ अवसरों पर। तो ये शहनाई तो सभी लोग जोड़ लेंगे। नाद स्वरम, ये आप लोग पहली बार सुन रहे हो मुझे लग रहा है। नाद स्वरम एक वो लंबा सा रहता है, दक्षिण भारत में देखो, फिल्मों में देख रहे हो, तो उससे एक तेज म्यूजिक निकलता है। यहाँ उत्तर भारत में वो बैंड टाइप के देखे हो तो उनकी आवाज थोड़ी दबी रहती है, और वो वहाँ लकड़ी टाइप का रहता है, एक लंबा लंबा सा, उनकी आवाज थोड़ा वो उच्च पर रहता है। ऐसे संगीत मंदिर और विवाहों में उपयोग होता है नाद स्वरम। जोरदार ध्वनि वाला यंत्र है। एक अभिनाद वाद्य। तबला किसमें आता है आपका? अभिनाद वाद्य में। हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख है। ये जो कर रहे हैं खटर खटर, अपना बंद कर लीजिए साउंड। तबला मुख्य इसमें हिंदुस्तानी संगीत में प्रमुख कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रख्ता, दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। मृदंगम, ये मृदंगम कर्नाटक संगीत का मुख्य ताल वाद्य है। प्रमुख कलाकार पालघाट मणि अय्यर है। पखावज, ध्रुपद और पुराने शास्त्रीय संगीत में उपयोग या मृदंगा से बड़ा और गहरा होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। घटम, कर्नाटक संगीत में मिट्टी का घड़ा। घटम तो आप समझ जाते होंगे, घटम का अर्थ समझ लेना। जो उपयोग आपका दक्षिण भारत में किया जाता है। ये कलाकार TH विक्टू विनायक राम, ये नहीं पूछे जाएंगे कुछ भी आपसे, जो पूछा जाएगा मैं बता। एक घनवाद्य, ये घनवाद्य जैसे मंजीरा, ये मंजीरा अधिकतर उत्तर भारत में प्रचलित होते हैं। आपका जो ये रहती है आरती में, या सामान्य कोई साधारण, मुझे लग रहा है सुंदरकांड या रामायण या कुछ भजन कीर्तन, ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो ये
घनवाद्य में आते हैं। जल तरंग, ये पानी से भरी चीनी मिट्टी के कटोरे से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब भारतीय शास्त्रीय संगीत की थोड़ी विशेषताएं जान लें आप। पहली है ये विशेषता आध्यात्मिकता। यदि आप सदुपयोग कर रहे हैं संगीत का, तो संगीत को आत्मा और ईश्वर से जोड़ने का माध्यम माना जाता है। संगीत को केवल सुनना नहीं है, महसूस करना है, डूब जाना है उसमें, वो है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे के दरवाजे से बिल्कुल इतना तेज करके कि पता चला, एक मैं शादी में गया था, वो एक वहां आया डीजे, अब उसका वाइब्रेशन इतना था कि उसने बजाया तो एक उसी जो लड़की की माँ थी, वो लड़की की दादी थी, वो सहन नहीं कर पाई, हार्ट की पेशेंट होगी, वो वहीं पर मर जाती है। अब जैसे हम थे, सूचना आती है कि वो तो दादी हिल ही नहीं रही है, तो हमने उनका ऐसा हाथ पकड़ के नब्ज देखी, तो वो नब्ज समझ में नहीं आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा, दादी मुझे लग रहा है बेहोश हो गई, चलो हॉस्पिटल की जरूरत है। अब मैं तो समझ गया था कि ये स्वर्गवासी हो गई अब, लेकिन वहां यदि ये बोल दिया जाता तो वो शादी भी कैंसिल हो जाने, मतलब बिगड़ जाती फिर तो। और लोग अपवित्र मानते हैं, लोग बाग अशुभ मानते हैं यदि किसी की मृत्यु हो जाए। तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाके, और जब रास्ते में कुछ बूढ़े थे इसलिए कोई ज्यादा गौर नहीं किया, साधारण एक दो लोग पहुंचे लेके, तो फिर रास्ते में बता दिया गया कि ये तो मृत हो गई। फोन किसी का आए तो बोलते रहना कि माता जी भर्ती हैं, स्वस्थ है, बोतल वोतल चढ़ रहे हैं, जब सुबह आपकी विदाई विदाई हो जाए फिर अपना करते रहना सब कुछ। तो ऐसी हो जाती है। तो ऐसा संगीत नहीं है आत्मा और ईश्वर से मिलन, इसमें नुकसान है हमारे मानव समाज का। प्रत्येक राग का एक विशिष्ट समय और मौसम होता है। स्वरों की शुद्धता, सटीक स्वर व सूक्ष्म भेद स्तुति पर जोर जोर से। पहला याद रखना है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। ये आपकी वैदिक, जो पहले वैदिक परंपरा थी, ये मौखिक रूप से एक दूसरे तक आपकी हस्तांतरित होती थी, ऐसे ही संगीत का है। ठीक है। तात्कालिक कलाकार प्रदर्शन ये कोई आपका नहीं है। प्रमुख संगीत समारोह और शिक्षण, ये इससे प्रश्न आएगा, उठाएंगे तो वो इससे उठाएंगे। बाकी छोटी जानकारी है, किसी का यदि निधन होता है आपके वाद्य यंत्र, और यदि कोई किसी घराना से संबंधित है, तो करंट में वो यहाँ से उठाएंगे एक प्रश्न आपके, चाहे वो घराना से उठा सकते हैं, चाहे वो आपके वाद्य यंत्रों से उठा सकते हैं। ठीक है। जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है और कर्नाटक संगीत है, इसमें से वो प्रश्न उठाएंगे, तो आपके शास्त्रीय नृत्य में से उठा सकते हैं कि कथक में कौन सा शास्त्रीय संगीत उपयोग होता है, तो वो तो आपका उत्तर भारत में आप तुम्हें दिमाग लगाना है कि इसमें तो हिंदुस्तानी आएगा। यदि दक्षिण भारत में कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुछ भी आप यक्षगान, ऐसा कुछ भी उटपटांग आपको लगे नाम, तो आप आंख बंद करके लगा देना, तो ये हमारा कर्नाटक संगीत से संबंधित। समझ पा रहे हो ना बातें? ऐसे थोड़ी लॉजिकली टाइप से पढ़ना है। यदि आपको वहां हर स्थिति ना आप रट के जा पाए, तो थोड़ा ऐसे आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है पांडे जी, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, समझ के चलना है। बिल्कुल बोलिए। जीके, सुनिए एक बात याद रखना, जीके का कोई एक, मैं मान लेता हूँ कि कोई एक सीमित सिलेबस नहीं है, इसका सिलेबस बहुत व्यापक है। तो इसको तो हम लोगों को थोड़ा एक स्मार्ट तरीके से बौद्धिकता का दिमाग लगाते हुए पढ़ना होता है। बाकी आप लोग रटने में लग जाएंगे तो पता नहीं, आरटीजीएसयू का मैं जो स्तर है उसके हिसाब को आपको हाईलाइट बता देता हूँ कि यहाँ से निकलेंगे प्रश्न। और पिछले में 2025 का जो बनाया था, 2 महीने पढ़ाया था, केवल यही था मेरा। मैंने स्तर 1 का आकलन किया कि ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं प्रश्नों में, तो मैंने उसी स्तर के उठा के, और इसमें कम कंटेंट होता है तो हमारा रिवाइज जो ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से कम चीजें याद रह जाती हैं, उसी से प्रश्न निकालते हैं, और इससे ज्यादा गहराई में जाएंगे नहीं। अब यहाँ से आपको उनको एक निबंध तो लिखवाना नहीं है इसमें। यदि कोई वो निबंध लिखवाने बैठे, निबंध परंपरा की, तो फिर हम लोग उस पर भी
पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे, कोई इसमें समस्या नहीं। ये संस्थान समारोह, तानसेन समारोह आपका कहाँ होता है? ग्वालियर, पूछा जा सकता है। सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव, ये पुणे। दक्षिण भारत में चेन्नई संगीत सीजन दिसंबर जनवरी में होता है। संस्थान आपका संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली। उस दिन मैं सर्च करवाया था आप लोगों से, ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, संगीत नाटक अकादमी। कालिदास अकादमी, ये प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना होती है, उज्जैन। तो 2 चीजें याद रखना, संगीत नाटक अकादमी, तानसेन महोत्सव और कालिदास अकादमी। ये 3 चीजों में आपका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आप मद्रास म्यूजिक अकादमी, ये नहीं पूछेंगे, ये यदि मद्रास पूछे तो वो तो स्पष्ट आ जाएगा कि चेन्नई में है, तो ऐसे साधारण प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। लेकिन कालिदास अकादमी और तानसेन अकादमी, ये पूछने की आपकी भरपूर संभावना है। और एक कल ही जब मैं प्रश्न आपसे ऑब्जेक्ट करवाऊंगा, तो कल भी आपसे पूछने की कि क्या बनेंगे प्रश्न, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब बताइए, हमारा कला एवं संस्कृति समाप्त हो जाएगा 21 तारीख को। तो इसमें से हम लोग अनुमान लगाएंगे कि 3 से 4 प्रश्नों की तैयारी करनी है हमको। अब समझ भी गए होंगे कि कहाँ से कैसे वो लोग प्रश्न निकाल लेंगे। हमारा पूरा टारगेट है 12 प्रश्नों का इतिहास से और कला संस्कृति से, यहाँ से 12 प्रश्न आएंगे कम से कम। तो आप जो तनाव होगा आपका धीरे धीरे यहीं से समाप्त होने की ओर चलेगा, और आराम से हम लोग लगभग 30-35 प्लस प्रश्न केवल इसी से कर सकते हैं, जी के बेसिक से। करंट वाला तो हमारा मामला अलग ही है। कोशिश करेंगे हम लोग 40 प्रश्नों की, कम से कम हमसे 40 हो, मतलब इसकी टेंशन हमको रहे ही नहीं। जब लोग बाग तैयारी करें किसकी, लिखित परीक्षा की, आप लोग तैयारी करेंगे उस समय फिजिकल की। याद रखना मेरी बात, अभी लोग सुस्त पड़े हुए हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं लिखित की। जब लोग फिजिकल के लिए दौड़ने लगेंगे आराम से, तो हम लोग करेंगे आराम से बेसिक तौर पर इंटरव्यू की तैयारी। ऐसा हमारा रूटीन रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट अभी से आप लोग तैयार करेंगे, केवल किसको छोड़कर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने वाला, वो 6 महीने का लगता है। याद रखना, सारी जो भी मार्कशीट आपके जीवन से संबंधित हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अनमैरिज सर्टिफिकेट, ये स्थायी होते हैं। इनमें कोई निवास प्रमाण पत्र, कोई इस्लाम धर्म से संबंधित मुझे मैसेज किया कि सर मेरा तो निवास प्रमाण पत्र चेक कर रहे थे बाहर, वो ये जो यहाँ गए थे दौड़ने, आप लोगों में से कोई होगा नहीं मुझे लग रहा है, रानीखेत में तो बाहर उन लोगों ने जिसका निवास नहीं था उसको भगा दिया है। तो आप इसका औचित्यता कितना महत्वपूर्ण है समझ सकते हैं कि आपका केवल निवास नहीं था, आपकी पूरी मेहनत जीरो हो गई। इसकी जानकारी नहीं मिली थी। नहीं, जानकारी मुझे एक ने मैसेज किया है, कुछ मुस्लिम लड़के भी जुड़े हैं मौलवी वाले, उसने मुझे बताया कि सर मेरे साथ तो बहुत बड़ा तो वो हो गया, पुलिस गेट वालों ने एंट्री ही नहीं दी निवास बिना निवास वालों को। तो इसकी आप समझ सकते हैं कि ये चीजें जो आपकी परमानेंट स्थायी हैं, उनको सबको तैयार रखना कि बाद में फिर घूमते दौड़ो। जितने हमारे साथ सब लोग जो तैयारी करें, टेंशनल अंत में लेके निवास तो अस्थाई बनता है, तो वो तो स्थायी भी होता है, तो इसलिए तो बनवा के रखना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि जब हम लोग परीक्षा पास कर लेंगे और हमारी मेडिकल फिजिकल की डेट आ जाए फिर हम बनाएंगे, तो संभव नहीं है, हो जाता है रिजेक्ट हो जाए किसी कारण। बोलिए श्रवण जी, बीए और कर्मकांड के बेसिस पे ये ले रहे होंगे अभी? नहीं, अभी तो देखिए, अब फाइनल सिलेक्शन तो नहीं बता सकते। बाकी यदि बीए संस्कृत है जिसकी, हिंदी संस्कृत से, ठीक है, इग्नो,
श्रीमान जी विषय एक हो। बार थोड़ा श्रीमान जी एक बार पुनः से क्या क्या डॉक्यूमेंट सभी बनवा लेना है, तैयार करवा लेना, कृपया एक बार बता दीजिए। देखिए गुरुजी हाँ मैं ये अभी पूछ तो रहा था, हाँ गुरुजी हाँ हाँ मैं ये पूछ रहा था हाँ कि हाँ। निवास एक बार बनवा लें तो वो तो चलता रहता होगा, उसको बार बार तो नहीं बनवाना पड़ता। वो तो स्थायी है। आपका केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है मान्य, वो रहता है 6 महीने। जी श्रीमान जी। बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे संबंधित सारे स्थायी हैं। आज नहीं कल जब आप धर्मगुरु बनेंगे आपको आज नहीं कल परेशान होगा। तो ये फ्री टाइम में एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे करते रहोगे तो अंततः जब परीक्षाएं होती है तो जब आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। आधे से ज्यादा जी लड़कों की रनिंग है केवल डॉक्यूमेंट्स की वजह से। कुछ लड़के रनिंग में भी बाहर हैं क्योंकि वो 15-20 दिन जब लास्ट में डेट आ गई है तो अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वो रनिंग करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में जो घूम रहे हैं बनवाते। कोई उज्जैन में है तो कोई बनारस में है, ऐसे घूम रहे थे। नहीं हो पाई रनिंग की। श्रीमान जी संभवतः 180 लड़के रनिंग में फेल हुए हैं। नहीं नहीं, मेरे पास अभी किसी ने भेजा है कि 240 को मेडिकल के लिए बुलाए हैं वो लोग। लगभग 450 लोग परमानेंट फिट थे। 430 450 श्रीमान जी। में 430 और उसके जी अलावा श्रीमान जी। 430 में फिर 130 हाइट वेट और डॉक्यूमेंट्स में ऐसे निकाले शायद, मुझे लगता है जी जी श्रीमान जी। अभी, लेकिन क्लियर डाटा नहीं है वो। जैसे वेट कितना होना चाहिए श्रीमान जी, जैसे हाइट 168 सेंटीमीटर है तो? नहीं तो पंडित जी आप एक मेरी यूट्यूब पर वीडियो डली है इसी संबंध में, और मैंने उसको अभी पूरा याद रखना संभव नहीं है। जैसे मेरा 169 ऐसी या 172 ऐसी थी तो उसमें लगभग 65-68 किलो बता रहा था। तो पूरा एक मैं उसमें एक एक करके कि जिसका 160 से और 175-77 तक भी है तो वो मैंने बताया है। तो ये संभव नहीं है याद करना, वो देखना यूट्यूब पर नहीं है तो मेरे पास शायद किसी ने भेजा था तो याद करके फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। सारी एक मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा बिल्कुल बेस से श्रीमान जी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। हाँ जब रिटन फॉर्म डालें तो रिटन फॉर्म में क्या क्या जरूरत होती है, फिर आपका रिटन क्रॉस हो जाता है, फिर क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके अलावा आप फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक होगा, फिर उसके बाद आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, फिर इंटरव्यू में क्या क्या विषय रहेंगे पूछने के। ये मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 घंटे की ये पूरी वीडियो तैयार करूंगा। जी श्रीमान जी, उसमें वो क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा इसका एक बना दीजिए हाँ श्रीमान जी तो सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक थी, लेकिन ये जो इसमें डले हुए हैं डॉक्यूमेंट तो मैंने कई बार भेजे हैं। श्रीमान कोशिश जी करेंगे एनसीसी का बहुत बड़ा महत्व था। ऐसा करेंगे, ऐसे ही पीडीएफ टाइप में बनाएंगे सारा कुछ और फिर उसको डिस्कस कर देंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है श्रीमान जी आप ये बीए के बारे में बता रहे थे कुछ। बीए के बारे में आपको, यदि आपकी संस्कृत से बीए है तो एक हमारा एक छात्र इंटरव्यू का है शायद, और रहने वाला मुझे लग रहा है या तो वो सतना का है या रीवा का है, ऐसे कहीं की 2 प्लेस का है। वो उसकी संस्कृत से बीए है, एमए थी, मध्य प्रदेश का निवासी है। अब वो क्वालिफाई है फिजिकल मेडिकल, अपने से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। श्रीमान जी उसे मैं जानता हूँ। हाँ अब बाकी जो भी हूँ मैं वैसे नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन बताया चतुर्वेदी श्रीमान जी तरुण चतुर्वेदी नाम है उसका। अब जो भी हो, वो पहले हतोत्साहित हो रहा था तो मैंने कहा देखिए कि बोले नहीं लेंगे ऐसा वैसा, तो मैंने कहा परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी करिए, रनिंग नहीं करना है करने वाला तो फिर मैंने मोटिवेट किया तो वो रनिंग करने गया। फिर जब रनिंग हो गई मेडिकल में वही मान हो गया तो बड़ा खुश हो के सबसे पहले मुझे ही खुशखबरी दी, बोले आप यदि ना बोले होते तो तैयारी ना करता, और अब मान्य हो गया। इसी के मतलब पहले से काल्पनिक भय था कि मान्य नहीं होगा, बाहर हो ही जाना है तो क्यों करूं मैं, इसी भय में था वो।
लेकिन मैंने उसको मोटिवेट, मैंने कहा क्या जाएगा, रनिंग करेंगे, स्वास्थ्य के लिए, आपका शरीर के लिए फायदा होगा, कुछ जाना थोड़ी है आपका। जब रिटर्न निकाल ही ली है तो इतना और कर लो। तो फिर वो शुरुआत हो गया, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लिए और जैसे ही रनिंग निकली और मान्य हो गया। तो फिर बड़े कुछ, फिर अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो बीए यदि आपकी संस्कृत श्रीमान से जी है, एक मुझे निवेदन लगता है है आपसे। गुरुजी दिल्ली हाँ, में तो लेकिन निकाल दिया था उन्होंने। तो वो अपनी अपनी परिस्थिति बस है। आपका संस्कृत नहीं होगा बीए शायद। गुरुजी संस्कृत से था मेरा बीए। बीए अच्छा में मेरे पास संस्कृत, हिंदी और सोशियोलॉजी है। तो उन्होंने बस इतना ही उन्होंने मेरे को नोटिफिकेशन दिखाया, उसमें बोला कि हाँ आपके पास तो शास्त्री नहीं है और आपने हाँ शास्त्री से इसको भरा हुआ है फॉर्म को। मैंने बोला गुरुजी गलती से भर दिया। उन्होंने बोला गलती से भरा तो आप फिर रिटर्न एग्जाम में क्यों बैठे। अच्छा, मैंने फिर उनको तुरंत एक क्रॉस उनके आगे बोल दिया कि सर मेरे पास जो है आचार्य भी है। तो उन्होंने आचार्य को देखा, तो उन्होंने आचार्य तो है लेकिन उस समय तक पास होना चाहिए जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे, उस समय तक फॉर्म आपका भर रहे तो क्लियर वही होना चाहिए। समझ तो रहा हूँ। हाँ, देखिए ये चीज थी कोशिश गुरुजी। करें कि यदि ये हमारा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर से जवाब मांगा जाए, या लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि पहले इंटरव्यू हो जाए, ये भर्ती निकल जाए, फिर इनसे मांगा जाए जवाब। ऐसा नहीं है कि अभी से हम्म। मैं पंगा करूँ और वो लोग छटनी करना शुरू कर दें कि ये बीए एमए वाले देखो कहाँ किसे कौन कौन क्वालिफाई हुए हैं, फिर उनको इंटरव्यू में ना ले। तो मुझे ये डर लग रहा है, इसलिए मैं अभी शांत हूँ। नहीं तो आरटीआई लगा के या सीधा हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करके कि जब आप बीए से आचार करवा सकते हैं संस्कृत की डिग्री, तो बीए को फिर शास्त्री का दर्जा मिलना चाहिए संस्कृत से। बिल्कुल बाकी बिल्कुल आपकी मिलना जो चाहिए। त्रिस्तरीय जो आपकी परीक्षा है, वो ज्ञान का परीक्षण आप इसके आधार पर करते हैं, मार्कशीट से थोड़ा करेंगे ज्ञान का परीक्षण। तो ये पॉइंट है, लेकिन अभी नहीं करेंगे जब तक इंटरव्यू हो ना जाए, उसके बाद करेंगे। ऐसा नहीं कि वो इंटरव्यू के बाहर लेने से मना कर दें। या ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम लोग कुछ अच्छा करने जाएं और उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। जी श्रीमान जी। तो अभी नहीं सही करेंगे बात है। ऐसा, ठीक है? चलिए। श्रीमान जी एक निवेदन है आपसे कि वो जो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग क्लास बस इसी महीने है श्रीमान जी, जैसे नवरात्रि है, इधर उधर जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो फिर कैसे लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप 24 घंटे में ले सकते हो। नहीं ले सकते। श्रीमान जी चलिए ऐसा करते हैं हम ऐसा करेंगे, नवरात्रि निकल जाए तो ऐसा है कि आप लोगों को तो हमेशा फिर हाँ, अनुष्ठानों में रहना है। श्रीमान जी रिकॉर्डिंग वाला श्रीमान सिस्टम। बस नौ श्रीमान जी बस नवरात्रि की ही बात है, बाकी तो फिर सब सही है। मतलब आप लोग नवरात्रि के बाद हटा लें। तो फिर अनुशासनहीनता श्रीमान नहीं जी करना है कोई। जी 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 अनुशासन ये तो श्रीमान जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग रहेगी तो खत्म नहीं होगी। हाँ, तो फिर परमानेंट चलेंगे। ऐसा ऐसा ना हो जाए कुछ इसमें डेटा आइटा और पूर्ण हो जाए इसमें। अब एक एक घंटे आधे आधे घंटे की हमारी क्लास अपलोड होती रहेगी, तो ऐसा। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ होगा तो फिर बाद में डिलीट कर लेंगे पीछे वाली क्लास। जी जी श्रीमान गुरुजी जी। प्रणाम। कोशिश। हाँ जी, बोलिए। गुरु गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे जो आप पीडीएफ डालते हैं गुरुजी, जैसे आज आपने जो पढ़ा दिया तो उसकी पीडीएफ गुरुजी डलेगी गुरुजी दूसरे दिन? वो भी नहीं डलेगी गुरुजी, वही लिख लेना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर गुरुजी? नहीं नहीं, ये तो डली रहेंगी। ये आपका जो इसमें है, देखिए जो ये पीडीएफ है ये आपकी डली है। मेरा इसलिए मैं आप लोगों को ये सुविधाएं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं कि निश्चित हो जाए फिर पढ़ने के लिए पीछे जाए कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने के अलावा सब कुछ इकट्ठा हो जाए। जी नहीं नहीं जी श्रीमान जी ऐसा नहीं होगा। ये किसी कारण, बस उचित कारण के कारण यदि कोई रुक जा रहा है उसके लिए श्रीमान जी, बाकी तो वैसा है तो उसमें डेली आना है। ऐसा करते हैं, करो जैसे आप रास्ते रास्ते में तो आधे घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है, अपना लगा के हेडफोन और टहल रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो तो सुन लिया करो। सुनने से ही हमारा बहुत फायदा है क्लास का। अकेला केवल आप गुरुजी जुड़े हाँ गुरु लिखने जी। से फायदा नहीं है क्या? जैसे ये जो आपने पढ़ाया उसको लिख लिया। और फिर तो पढ़ने के फिर तो वो डबल फायदा है। अब ये तो बहुत अच्छा। अच्छा है, लेकिन मतलब नहीं जो तो गुरुजी
गुरुजी जैसे आप पढ़ाते हैं ना गुरुजी, तो उसको गुरुजी लिखते भी हैं गुरुजी, एक बार रिपीट भी करते हैं और दोबारा रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तभी गुरुजी फायदा, क्योंकि आपने गुरुजी पढ़ा दिया और उसको दोबारा ध्यान नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं गुरुजी, उसको लिखते हैं गुरुजी। यस बिल्कुल ऐसे ऐसे करना भी है, ये सबसे बड़ा फायदा है लिखने का। इसको याद रखना बात, मतलब जो ऐसी परिस्थिति में है, नहीं है संभव अनुष्ठान में है, वहां लिखेंगे थोड़ी, लेकिन आप लोग यदि मैनेजमेंट कर सकते हैं तब तो कर तो सब कुछ, संभव तो सब कुछ है। देखिए असंभव नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कि आप कहीं अनुष्ठान में 24 घंटे लगे रहते हैं। क्या है कि जैसे पंडित जी लोग खाना खाते हैं फिर मोबाइल के ऊपर झपटते हैं, सही है तो जी श्रीमान ठीक है, जी जी। फिर उनको ये देखना होता है कि आखिर क्या हो गया है। ये चीजें यदि साधारण रखो, अपना संयम बना के रखो कि भारत देश की उन्नति हमारी रुकी हुई है, और ये सारी चीजें आप लोग यदि दिमाग में रखते हैं और केवल अपने देश की उन्नति